मैं हर रोज़ कुशाल का नंबर ट्राई किया करती थी, लेकिन उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। उसके अलावा मेरे पास उसका कोई और कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। और फिर 4 साल के तकलीफ़देह इंतज़ार के टाइम के बाद हमने वो मोहल्ला और शहर भी छोड़ दिया और फिर एक नए शहर में रहने लगे। वहाँ पर मेरा एक रिश्ता आया। अब मेरे लिए कुशाल और उसकी झूठी मोहब्बत को भुला देना ही ठीक था। उसके बाद मेरा रिश्ता सम्राट नाम के लड़के के साथ हो गया। कुछ ही दिनों के बाद मेरी सम्राट के साथ शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। जब मैं अपने ससुराल चली गई तो पिछले 2 घंटे से सजी धजी दुल्हन बनी बेड पर अकेली बैठी हुई अपने दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था वो इस कमरे में आना ही भूल गया था। थकान से मेरा बुरा हाल हो रहा था। ज़्यादा बैठे रहने की वजह से मेरी कमर में भी बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। पर ऐसे में मैं लेट भी तो नहीं सकती थी कि किसी भी टाइम मेरा दूल्हा आता ही होगा। मैं इन्हीं ख्यालों में बैठी थी कि कमरे के दरवाजे के पास किसी की आहट हुई। मैं सिमट कर ठीक से बैठ गई और नज़रें झुका ली। चेहरे पर घूंघट होने की वजह से मैं देख नहीं पाई थी कि अंदर दाखिल होने वाला इंसान कौन है। जब अपने पास किसी को बैठता हुआ महसूस किया तो मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगीं। लेकिन मेरे कमरे में मेरा पति नहीं बल्कि मेरी सास आई थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटी, इतनी देर से तुम बैठी हुई थक गई होगी, ज़रा कमर सीधी करके लेट जाओ। तुम्हारे पति के आने में अभी थोड़ा वक्त है, वो दोस्तों के साथ बातें करने में बिजी है। ये सुनकर मुझे अजीब लगा था कि ये कैसा दूल्हा है जिसे अपनी शादी की रात भी दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की लगी हुई है। मेरी सास ने एक बार फिर से कहा कि बेटी, जब तक वो नहीं आ जाए तुम थोड़ा आराम ही कर लो, बहुत देर से तुम इसी तरह से बैठी हुई हो। मैंने जी माँ जी कहते हुए तकिए से टेक लगा ली तो मेरी सास कमरे से बाहर चली गई। मैं अब थकान से चूर चूर हो चुकी थी। थोड़ी सी टेक लगते ही मुझे नींद आने लगी थी और मैं गहरी नींद में सो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह कमरे की खिड़की पर पड़ने वाली सूरज की किरणों पर नज़र पड़ते ही मेरी आँख खुल गई और मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। ये देखकर घबरा गई थी कि मेरा पति मेरे सामने सोफे पर सोया हुआ था। न जाने वो रात में किस टाइम पर आ गए थे कि मेरी आँख नहीं खुली। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं थोड़ी देर और जागकर उनका इंतज़ार भी नहीं कर सकी। शायद उन्होंने मुझे जगाया होगा और सोफे पर ही सो गए होंगे। इसी तरह हमारी शादी की पहली रात गुजरी। मैं बेड पर बैठी अपने पति को ही देख रही थी जो इस टाइम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। हमारी शादी तो हमारी फैमिली की पसंद से हुई थी और मैंने आज से पहले सम्राट को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इसलिए सोते हुए नींद का फ़ायदा उठाकर मैं नज़रें भरकर उन्हें देखना चाहती थी। वो बहुत ही हैंडसम थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, फेस कट भी बहुत प्यारा था। उन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी और सुकून मिल रहा था कि अब वो मेरी ज़िंदगी भर के साथी हैं। सच तो यह है कि शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा होने लगी थी। मैं बेड से उठी और उनके करीब जाने लगी। सोफे के पास ही ज़मीन पर बैठकर मैं बहुत नज़दीकी से उन्हें देखने लगी। मेरे दिल में उनके लिए उमड़ उमड़ कर प्यार आ रहा था। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। शायद उन्होंने भी नज़रें खुद पर पड़ती हुई देख ली और वो चौंक कर उठ गए और फिर मैं भी शर्माकर बेड पर जा बैठी थी। मुझे लगा था कि मेरे पति को मेरी ये अदा बहुत अच्छी लगेगी और उन्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे देखा और इग्नोर कर दिया और फ़ौरन से उठकर बाथरूम में चले गए। मैं उसी बेड पर अकेली एक बार फिर से बैठी रह गई थी और हैरान रह गई थी कि ये कैसा पति है जिसे अपनी नई नवेली पत्नी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। थोड़ी देर बाद बाथरूम से निकलकर वो सीधा कमरे से बाहर चले गए और मैं हैरानी के साथ साथ अब परेशान भी हो गई थी कि रात में उनका देर से आना कोई इत्तेफाक था या फिर वो मुझे इग्नोर करने का कोई तरीका था, क्योंकि अभी भी वो मुझे इग्नोर कर गए थे। मैं अभी भी वहीं की वहीं सजी धजी जेवर के साथ बैठी हुई थी जब मेरी सास एक बार फिर से मेरे कमरे में आई और मेरा हुलिया देखकर समझ गई कि हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ। वो मुझसे नज़रें चुराते हुए कमरे में इधर उधर देखकर कहने लगी कि अरे बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो और हम सब नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी सास ने अलमारी खोली और मेरे कपड़े निकालने लगी। मैं तब बाथरूम में नहाने जा चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने पति के बिहेवियर पर मैं बहुत परेशान थी। उनको आखिर मुझसे क्या परेशानी थी, जबकि मुझे देखकर ही उन्होंने पसंद किया था। मैं तैयार होकर बाहर निकली तो मेरा पति नाश्ता करके घर से जा चुका था। मैंने इंतज़ार भरी नज़रों से इधर उधर देखा तो मेरी सास ने कहा कि तुम आराम से नाश्ता कर लो, वो ऑफिस चला गया है।
अब तो मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। उनको अगर मुझसे कोई परेशानी थी तो वो मुझे बताते क्यों नहीं थे। मैंने अपनी सास के कहने से जैसे तैसे थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अजीब तरीके से हुई थी। मैंने शादी से पहले जो दुख दर्द झेले थे, शादी के बाद मैं उन सारे दुख दर्दों को भूलना चाहती थी, लेकिन पति की ये बेरुखी मुझे और भी ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी। पूरे दिन में कई बार मेरी सास मेरे कमरे में आई थी और बार बार मुझसे बातें करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल जिसके लिए बेचैन हो रहा था उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो सारा दिन बाहर गुजार कर रात को वापस आए थे। मैंने रात को खाना उनके इंतज़ार में नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ता और लंच मुझे उनके बगैर करना पड़ा था। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। सास आखिरी बार मेरे कमरे में चक्कर लगाने आई थी और मुझसे कहकर गई थी कि तुम लेट जाओ, आराम करो। लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि कल की तरह फिर से मेरी आँख न लग जाए और फिर कल की तरह वो मुझे सोता हुआ देखकर सोफे पर न सो जाएं। इसीलिए मैं कभी बैठकर तो कभी टहल टहल कर उनका इंतज़ार कर रही थी। जब रात का 1 बज गया तो वो कमरे में दाखिल हुए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी लेट क्यों आए हो। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना पिलो उठाकर सोफे पर जाकर लेटने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको नींद आ रही है। उन्होंने फीके से शब्दों में कहा कि हाँ। मैंने अपने पति से कहा कि मैंने आपके इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया। ये सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी भरे एक्सप्रेशन दिखने लगे थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि चलो अच्छा है कि मेरी थोड़ी बहुत फिक्र तो है। और फिर उसके बाद वो बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर जब वो रूम में आए तो उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। इसका मतलब वो मेरे लिए किचन से खाना लेने के लिए गए थे। ट्रे बेड पर रखकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम खाना खा लो। मैंने कहा मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा। फिर उसके बाद वो मेरे पास बैठ गए थे, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे इतना ज़्यादा कटे हुए क्यों थे। मैं अपने पति को देखकर बहुत पसंद करने लगी थी। अब मुझसे उनकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ जो आप मुझसे इस तरह दूर दूर भाग रहे हैं। उसने 1 मिनट के लिए तो मुझे गौर से देखा और उसके बाद कहने लगे कि हाँ यही बात है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। ये सुनकर तो मेरा दिल टूट गया था और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं जो अपनी आंखों में हज़ारों सपने सजाकर अपने ससुराल आई थी, अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। अब एक बार फिर से मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि आप मुझे मौका दे दो। मैं ज़िंदगी भर आपकी ग़ुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी सी जगह मुझे अपने दिल में भी दे दो। मुझे खुद से दूर मत करो। उन्होंने एकदम पलटकर मुझे जवाब दिया कि तुम मुझसे तलाक ले लो। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि अचानक मेरे पति ने मुझे तलाक का ही शब्द बोल दिया। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता। इस बात पर मैं बुरी तरह से बिखर गई थी और कहने लगी कि आखिर क्यों आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकते, आखिर क्या वजह है। उन्होंने कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। वो ही लड़की मेरे दिल में जगह बना चुकी है, अब किसी और की मेरे दिल में गुंजाइश बाकी नहीं रही। मैंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं किस बात की सज़ा भुगतूंगी अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो वो कहने लगे कि तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम्हारी शादी मैं अपने दोस्त से करवा दूंगा। वो बहुत ज़्यादा अमीर है और तुम उसके घर में ऐश करोगी। मुझे अपने पति की इस बात पर बहुत हैरानी हो रही थी। वो कैसा इंसान था जो अपनी पत्नी की शादी किसी और से करवाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन मैं ही पागल थी। उस आदमी के दिमाग पर तो किसी और लड़की के प्यार का भूत सवार था, जिससे वो शादी से पहले ही चाहता था। मैंने अपने पति से कहा कि भले ही उस लड़की से शादी कर लो, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूँगी, आपकी पत्नी बनकर। वो फिर मेरे कदमों में गिर गया और कहने लगा कि तुम प्लीज़ किसी भी तरह से मुझे छोड़ दो। तुम लोगों से कह देना कि मेरा पति नामर्द है और इसी वजह से तुमने मुझसे तलाक ली है। तुम्हारे रहते वो लड़की मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। मुझे अपने पति की बातों से बहुत बड़ा सदमा लगा था। 2 दिनों में ही मैं अपने पति से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उसके साथ तो मैंने अपने घर बसाने के सपने देखे थे और वो इंसान मुझसे जान छुड़ाने के चक्कर में था। लेकिन मैं अपने पीछे अपनी विधवा माँ और अपने 2 अनाथ बहन भाई को छोड़कर आई थी। इतनी जल्दी उनको इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती थी। मेरी माँ तो शादी के दूसरे दिन ही मेरी तलाक की बात सुनकर मर जाती। इसलिए मैंने उनकी बात एक्सेप्ट कर ली कि वो मेरी शादी अपने दोस्त के साथ करवा देंगे
और सुबह होते ही मैंने हंगामा कर दिया कि मेरा पति तो नामर्द है। सास ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ तुम अपनी ज़बान पर काबू रखो, लेकिन मैंने एक न मानी और अपने पति से तलाक ले ली। मेरे पति ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया था। ये मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की बात थी, लेकिन मैं मजबूर थी और वापस जाकर अपनी माँ को ये दुख नहीं दे सकती थी। और यही इंसान जो दोबारा मेरा घर बसाने वाला था। हमारा तलाक हो जाने के बाद सारे घर का माहौल काफ़ी गम में बदल गया था। मेरी सास रो रो कर पागल हो चुकी थी, लेकिन ये सब उनके बेटे का ही फैसला था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी और मैं चाहकर भी उनके साथ हमदर्दी तक नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने मुझे घर छोड़ आने का बहाना लिया और गाड़ी में मुझे बिठाया और वादे के मुताबिक अपने दोस्त के घर लेकर जाने लगा, क्योंकि मुझे एक महफूज सहारे की ज़रूरत थी। मैंने ज़िंदगी में सारी ठोकरें खाने के बाद ये जान लिया था कि अकेली औरत का इस ज़िंदगी में रहना मुमकिन नहीं है और एक मर्द का साथ बहुत ज़रूरी है। मेरे बीते हुए कल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मुझे ये सबक सिखा दिया था। गाड़ी में बैठे हुए मैं अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सोचे जा रही थी। जब गाड़ी रुकी तो मैं होश की दुनिया में वापस आ गई थी। मेरा पति, जो अब मेरा एक्स हस्बैंड बन चुका था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक बड़े से घर में मुझे लेकर चला गया। वो मुझे इसी घर में अपने दोस्त से मिलवाने लेकर आया था। अंदर चलकर हम जब उस घर के अंदर दाखिल हुए तो घर बहुत ज़्यादा बड़ा और अंदर से बहुत खूबसूरत बना हुआ था। उसके बाद वो मुझे एक कमरे में लेकर जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसने मुझसे कहा कि ये लो तुम्हारी अमानत, तुम्हारे पास वापस आ गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे और मैंने नज़रें झुकाई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान कौन है जिसकी अमानत मेरा पति मुझे कह रहा था। इन शब्दों पर मैंने चौंक कर जब अपनी नज़र उठाई तो सामने उस इंसान को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वो जो उसका दोस्त था, उसे तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। उस इंसान को भला मैं कैसे भूल सकती थी। उसका मेरे बीते हुए कल से बहुत गहरा रिश्ता था। मैंने तो सोचा था कि मैं सारी ज़िंदगी सम्राट की सुहागन बनकर गुजार दूंगी, लेकिन मुझे सम्राट से शादी भी रास नहीं आई और मैं नहीं जानती थी कि इस तरह चालाकी से सम्राट मुझे इस इंसान के सामने लाकर खड़ा कर देगा। सम्राट के दोस्त की जगह जब मैंने कुशाल को देखा तो पिछले दर्द भरे जख्मों को लगाए सारे टांके उधड़ चुके थे। मैं एक बार फिर से अपने बीते हुए कल की परेशानियों को महसूस करके उस तकलीफ में पहुंच गई थी। जब रात को रो रो कर मैं कुशाल का इंतज़ार करती रहती थी और उसकी कहीं से भी कोई खबर मुझे नहीं मिल पाती थी, मैंने एकदम से कुशाल का गिरबान पकड़ लिया और उसे झंझोड़ झंझोड़ कर सवाल करने लगी कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। मैंने तुम्हारे साथ के लिए कितने सुहाने सपने सजाए थे। तुमने मोहब्बत की कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। आखिर तुम क्यों बदल गए कुशाल, तुम क्यों बदल गए। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में दर्द मुझे साफ नज़र आ रहा था, लेकिन अब भी वो मेरी नज़रों में मेरा गुनाहगार था। उसने मेरा दिल तोड़ा था। उसने मुझे रिलैक्स करके चेयर पर बिठाया और कहने लगा कि कल्पना, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं खुद बहुत मजबूर था। मेरी बहन ने जब घर आने के बाद तुम्हारे बारे में मेरी फैमिली को बताया तो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के खिलाफ जाकर तुम्हारे पास आने लगा था। और फिर एक रोड हादसे में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। मैं पूरे 2 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। न चल सकता था, न बैठ सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। मेरी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और 2 साल पहले जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो सबसे पहले मैं तुम तक पहुंचना चाहता था। और मेरी इतनी बड़ी परेशानी के बाद मेरे पेरेंट्स भी तुमसे शादी करवाने के लिए राज़ी हो गए थे। मैं तुमसे बात करना चाहता था और तुमसे मिलना चाहता था। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने तुम्हारे मोहल्ले में जाकर तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि तुम लोग कई साल पहले वो घर छोड़ चुके हो। मैंने कितनी जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं आता पता नहीं चला। मैंने तुम्हारा नंबर भी ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। फिर अचानक एक दिन तुम मुझे सम्राट की शादी में नज़र आ गई। उस टाइम तुम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। फिर मैंने हिम्मत करके तुम्हारी शादी की रात सम्राट को अपनी पूरी कहानी बताई और उसके कदमों में गिर गया कि सम्राट मेरे दोस्त, प्लीज़ मेरी सालों पुरानी मोहब्बत को मरने से बचा लो और मुझे मेरी कल्पना वापस लौटा दो। सम्राट को जब पता चला कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो उसने एक प्लान बनाया कि वो तुमसे किसी और को पसंद करने का बहाना लेकर तुम्हें तलाक दे देगा ताकि तुम फिर से मुझसे मिल सको। कुशाल की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। यकीनन वो बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजरा था, लेकिन सम्राट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो कम से कम सच्चाई बताकर मुझे तलाक दे देता। लेकिन सम्राट ने अपनी दोस्ती निभाई थी।
मैं समझ गई थी कि सम्राट ने सिर्फ हमारी मोहब्बत की खातिर मुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने अपनी दोस्ती को भी अच्छे तरीके से निभाया था। उसके बाद मेरी शादी कुशाल के साथ हो गई और सम्राट ने भी किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली थी। अब कुशाल और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मुझे खुशी है कि मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई है।